हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फिज़िक्स आईसीएसई 9th का ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज नंबर 3B के अंदर बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है। तो जब मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि हमें 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। तो ये जो है, इसकी जानने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि न्यूटन से पहले गैलीलियो से पहले भी बहुत सारे फिजिस्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा फिलोसफर्स ने अपने इसके बारे में राय रखी थी, अपनी फाइंडिंग्स बताई थी। उसी में से एक फिलोसफर हुए थे अरिस्टोटल। तो जो पहली फोर्स के बारे में बात की थी और मोशन को उसके साथ जोड़ा था, वो अरिस्टोटल ने जोड़ा था, इसलिए इसको अरिस्टोटल फैलेसी भी कहा जाता है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बेटा मैं एक छोटी सी ड्राइंग के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अगर किसी भी चीज़ को मोशन में लेके आना है, सपोज़ कीजिए एक टॉय कार है और एक बच्चा एक स्ट्रिंग से पकड़ के इस टॉय कार को खींच रहा है, तो अगर बच्चे की डायरेक्शन मोशन की इस तरफ होगी, यानी अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, तो मोशन ऑफ द कार, टॉय कार भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन बताई अपनी, जो ये लिखी हुई है कि ए फोर्स इज़ नीडेड नॉट ओनली टू स्टार्ट द मोशन, यानी कि मोशन को स्टार्ट करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में आगे कहा कि ये बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये टॉय कार भी वैसे आगे बढ़ती जाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने अपनी दूसरी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर किसी चीज़ को मोशन में ही रखना है तो आपको फोर्स लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है, बट आल्सो टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी चीज़ को मोशन में लाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर वो मोशन कंटिन्यू रखना है तो भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके बाद उनके ऑब्जर्वेशन में था कि अगर ये बच्चा स्ट्रिंग को छोड़ देता है तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपना तीसरा ऑब्जर्वेशन दिया था कि दिस व्यू इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द मोशन ऑफ द बॉडी सीजेज व्हेन द फोर्स इज विड्रॉन। तो उन्होंने कहा था कि फोर्स इकलौती चीज़ है जिसकी वजह से मोशन आता है, फोर्स इकलौती चीज़ है जिसकी वजह से मोशन कंटिन्यू होता है। और उनका कहना था कि अगर फोर्स लगनी बंद हो जाएगी तो मोशन भी बंद हो जाएगा। तो काफ़ी दिनों तक ये थ्योरी, ये चीज़ लोग बाग मानते रहे, पर उसके बाद गैलीलियो आए पिक्चर में। गैलीलियो ने अरिस्टोटल की कुछ चीज़ों को कहा कि साहब हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ने कहा कि ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ए फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट द मोशन। तो गैलीलियो ने क्या कहा, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will remain at rest। कब तक बॉडी जो रेस्ट में रहेगी, कब तक, until an external force is applied on it। बेटा ये वर्ड एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे इसको बोलना भूल जाएंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 2 तरह की फोर्स होती हैं। एक इंटरनल फोर्स होती है जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, उसकी वजह से मोशन नहीं आता है। इट इज़ ऑलवेज मोशन किस वजह से आता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप देखेंगे ये एक बॉडी है, ये रेस्ट पे है, इसमें मैंने फोर्स लगाई, इस पर मैंने फोर्स लगाई, इसमें मोशन आ गया। तो क्या कह रहा है बॉडी, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until an external force is applied on it। और यही न्यूटन भी कह रहे हैं। सो न्यूटन और गैलीलियो का जो फर्स्ट लॉ है
करीब करीब सेम है, तो फिर बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि गैलीलियो लॉ क्यों नहीं कहलाया जाता, न्यूटन लॉ क्यों कहा जाता है। रीज़न ये है कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के साथ साथ सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी दिया था, जिसमें उन्होंने चीज़ों को क्वांटिफाई भी किया था, स्पेशली इन द सेकंड लॉ। दूसरी चीज़ क्या कहा गया है यहाँ पे, इफ़ द बॉडी इज इन motion it will remain in motion with same velocity and direction until an external force is applied on it। तो बेटा ये कह रहे हैं कि जी अगर एक बॉडी मोशन में है तो अब वो मोशन में ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन ओनली। कब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि वो उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। पर आप बच्चों कहोगे कि अगर मैं बॉल को किक करता हूँ तो बॉल तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, तो आप कहोगे साहब इसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। बच्चों याद करो, हमने पहले चैप्टर में समझा था, जब भी आपका मोशन आता है एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है, तो वो होती है कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस की वजह से आती है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉल रुकती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेम बॉल, सेम मास की बॉल मैं 3 ट्रैक पे रखता हूं, 3 ट्रैक मैं ऐसे ही मान रहा हूं कि एक ट्रैक जो है वो ग्लास का ट्रैक है, एक जो है वो घास का यानी ग्रास का ट्रैक है, और एक ट्रैक ऐसा है जो कि वैक्यूम का ट्रैक है। मुझे मालूम वैक्यूम का ट्रैक कुछ नहीं होता, पर समझने के लिए समझना है इस बात को। और मैं तीनों के ऊपर एक जितनी फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कौन सी बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी? देखिए घास वाले पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो बॉल जल्दी रुक जाएगी, तो एक्सटर्नल फोर्स ने किसने काम किया? फ्रिक्शन ने काम किया। ऐसी ग्लास पे जो बॉल होगी वो घास से थोड़ी दूर तक जाएगी, रीज़न क्या है? उस पर फ्रिक्शन कम लगा इसलिए उसके अंदर मोशन ज़्यादा है, जबकि उसका मास और उसकी फोर्स दोनों सेम है। पर अगर तीसरा केस हम देखेंगे वैक्यूम का, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, तो वहाँ पे वो बॉल चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। अगर हिंदी में कहूँ तो अनंत काल तक चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक कि मैं उसको कोई फोर्स लगा के रोक नहीं देता। तो इसीलिए कहते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ़ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सेलिना में अगर आप पेज नंबर 61 पे देखेंगे तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं आपके रीड आउट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन in the state of rest, same चीज़ है, and if it is in the state of motion it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external force is applied on it। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर हो गया या शब्द हो गया जो आपको याद रखना है, दिस इज़ दिस एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपने पूरी डेफिनेशन लिखी पेपर में और एक्सटर्नल फोर्स ना लिख के सिर्फ फोर्स लिखी तो देयर आर चांसेस कि टीचर आपके मार्क्स काट सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की बेसिक चीज़ें समझी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इनर्शिया और मास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।